आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस की। वैसे तो हमने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत इससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेस को स्टार्टिंग से जो है डिस्कस करना चाहूँगा। तो लेट्स स्टार्ट न्यूक्लियर फोर्सेस। फोर्सेस विच कीप द न्यूक्लियॉन्स इन सच ए स्मॉल प्लेस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। तो हम कह सकते हैं हमारे पास न्यूक्लियॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्शन होना चाहिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स है वो एक ही जगह पे उनको हम नहीं रख सकते, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये प्रोटॉन्स बाइंड रहते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, इससे ज़्यादा हमारे पास एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर बाइंड रहते हैं। तो इस फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन फाइंड अबाउट द न्यूक्लियर फोर्सेस। तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं कि हमारे पास पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है। इस चीज़ के ऊपर न्यूक्लियर फोर्सेस डिपेंड नहीं करती हैं। सेकेंड, हम यहाँ पे बात करें जो रेंज है न्यूक्लियर फोर्स की, इट इज़ अ वेरी स्मॉल रेंज फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही एक्ट करती हैं। अगर आप पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ाते हो तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस काम करना बंद कर देती है। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। थर्ड, हमने कहा ये हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस हैं आर नॉट अ सेंट्रल फोर्सेस। ये सेंट्रल फोर्सेस नहीं है। जिस तरीके से हम बात करें, हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सभी सेंट्रल फोर्सेस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगती हैं। बट यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस में ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमने बात की थी जो न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियॉन्स बाकी सभी न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ईच न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस डज नॉट इंटरेक्ट विद द ऑल अदर न्यूक्लियस प्रेजेंट बट इंटरेक्ट विद ओनली सम ऑफ देम। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो बाकी सभी न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, उनमें से कुछ एक ही न्यूक्लियॉन्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शंस हैं ये प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के। तो यहाँ पे बात माइंड में रखना कि जो नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शंस हैं ये प्रोपोर्शनल होती हैं एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के, ना कि मास नंबर के स्क्वायर के। लास्ट में यहाँ पे लिखा भी हुआ है नॉट ऑन प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब मास नंबर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं या नंबर ऑफ़ इंट्रैक्शंस जो हैं ये प्रोपोर्शनल होते हैं जेड स्क्वायर के। इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस से रिलेटेड है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर जनरली अट्रैक्टिव। हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं ये अट्रैक्टिव नेचर की होती हैं, लेकिन बट repulsion is observed when the distance between the nucleons is found to be less than the order of 1 Fermi। तो वैसे हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर की होती है न्यूक्लियर फोर्सेस, लेकिन जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस अगर 1 फर्मी से कम हो जाता है तो यही फोर्सेस रिपल्सिव नेचर की हो जाती हैं, जिसको आप इस ग्राफ से शो कर सकते हो। तो यहाँ पे इस ग्राफ में जो ये इस लाइन से ऊपर है ये अट्रैक्टिव फोर्स को शो कर रहा है, और ये जो नीचे वाला कर्व है ये रिपल्सिव फोर्स को शो कर रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं 0.8 फर्मी। तो 0.8 फर्मी से अगर आगे डिस्टेंस अपने पास होता है ना, अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं ये एक अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करती हैं। लेकिन अगर हमारे पास जो डिस्टेंस है 1 फर्मी से नीचे हो जाता है तो हमारे पास ये जो फोर्सेस हैं ये एक रिपल्सिव फोर्सेस की तरह काम करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का, रेडियो एक्टिविटी। इसे अच्छे से समझें बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं रेडियो एक्टिविटी। हैवी न्यूक्लियाई लाइक यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एक्सेट्रा emit alpha, beta, gamma particles and decay on their own. This process is called radioactivity। तो हम कह सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसे हैवी न्यूक्लियसेस हैं, जैसे इसने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए यूरेनियम, थोरियम, रेडियम। ये क्या करते हैं कि अपने अंदर से
कुछ पार्टिकल्स को रेगुलरली अमिट करते रहते हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स हैं। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इन पार्टिकल्स को रेगुलरली अपने अंदर से अमिट करते रहते हैं और धीरे धीरे इनका डीके होता है, ये अपने आप को ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये हैवियर से लाइटर बनते जाते हैं इन पार्टिकल्स को अपने अंदर से अमिट करके, और ये फिनोमेना अपने आप ही होता है। और इस फिनोमेना को हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब ये होता किस लिए है, क्यों होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये हम सारा इस चैप्टर में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम अल्फ़ा, बीटा और गामा पार्टिकल्स की बात करें तो जो अल्फ़ा रेज़ हैं ये हमारे पास होती है हीलियम न्यूक्लियाई। तो जो हीलियम न्यूक्लियाई है He24, इसको हम कहते हैं एक अल्फ़ा पार्टिकल। फिर हमारे पास है बीटा रेज़। तो बीटा रेज़ या बीटा पार्टिकल्स हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पॉजिट्रॉन कह सकते हैं। पॉजिट्रॉन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की ही कॉपी कह सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और तीसरा हमारे पास जो गामा पार्टिकल है, गामा रेज है, गामा रेज आर फोटोन्स ऑफ हाई एनर्जी। तो ये हमारे पास रेज हैं, रेडिएशंस हैं एक हाई एनर्जी की। तो कुछ कह सकते हैं न्यूक्लियस अल्फ़ा, बीटा, गामा पार्टिकल्स को अपने अंदर से रेगुलरली अमिट करते रहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे कि हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, स्टेट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेडियो एक्टिविटी। मतलब हमारे पास जो फिज़िकल कंडीशंस हैं इनका रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। रेडियो एक्टिविटी इज़ ऑल्सो अनइफेक्टेड बाई केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कॉम्बिनेशंस। और रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है ये ना किसी केमिकल रिएक्शन से ना किसी केमिकल कॉम्बिनेशन से अफेक्ट होता है। मतलब किसी फिज़िकल कंडीशन का या फिर किसी केमिकल रिएक्शन का रेडियो एक्टिविटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। दस रेडियो एक्टिविटी इज़ अ प्योरली न्यूक्लियर फिनोमिना। तो हम कह सकते हैं ये जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, और ये न्यूक्लियस में ही होता है, इसका किसी एक्सटर्नल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड जो हम यहाँ पे बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में, इन द रेडियो एक्टिविटी डीके ऑफ अ न्यूक्लियाई विद द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, चार्ज, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड द कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स शुड बी फॉलोड। तो जब भी रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिना होगा ये सभी लॉज को, कंजर्वेशन लॉज को फॉलो करेगा, जिसमें आप कह सकते हो जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड ऑल्सो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस, इन सब को ये जो है रेडियो एक्टिविटी फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, अ न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल फॉर द डीके ऑफ अल्फ़ा बीटा पार्टिकल्स इफ़ इट्स मास इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। तो बेटा इसमें हमने जैसे पहले बात की थी, हमारे पास जब न्यूक्लियस बनता है तो उसका मास थोड़ा सा कम हो जाता है उसके कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट के मासेस से, जिसको हमने मास डिफेक्ट कहा था। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारे पास कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट से ज़्यादा मास हो किसी न्यूक्लियस का, तो वो न्यूक्लियस अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल्स का डीके नहीं कर सकता है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे बात करेंगे, इन द प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके एमिशन एनर्जी पर एटम इज़ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इस रेडियो एक्टिविटी डीके के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये हमारे पास होती है फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। और अगर हम इसको किसी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे कंपेयर करें तो वहाँ पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं जो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना है इसके अंदर जो हमारे पास एनर्जी एमिट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इसमें हमारे पास रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके, लेकिन इस लॉ को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।